नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने आसपास की दुनिया के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। क्योंकि फिजिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये तो हमारे हर कदम, हर सांस और हमारे चारों तरफ होने वाली हर घटना में मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, फिर समझेंगे मुक्त पतन या फ्री फॉल क्या होता है। उसके बाद द्रव्यमान और भार के बीच का कंफ्यूजन दूर करेंगे, प्रणोद तथा दाब पर बात करेंगे, और आखिर में उत्प्लावकता यानी बायंसी के विज्ञान को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला विषय है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये वो अदृश्य धागा है, वो इनविजिबल फोर्स है जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरो के रखा है। अब यहाँ एक बहुत ही क्लासिक सवाल आता है। अगर पृथ्वी पेड़ से गिरते हुए एक सेब को नीचे अपनी तरफ खींच लेती है, तो वो चंद्रमा को भी खींचकर खुद से टकरा क्यों नहीं देती? महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने भी बिल्कुल इसी सवाल पर गहराई से सोचा था, और इसका जवाब छिपा है इस बात में कि चीजें गोल गोल यानी वृत्ताकार पथ पर कैसे घूमती हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा इमेजिनेशन करते हैं। मान लीजिए एक धागे में पत्थर बांधकर उसे जोर जोर से गोल घुमाया जा रहा है। यहाँ अंदर की ओर एक लगातार खिंचाव महसूस होता है ना? इसे ही अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जैसे ही वो धागा हाथ से छूटता है, पत्थर सीधा एक रेखा में उड़ जाता है। बस चंद्रमा भी बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करता है। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की जो तेज स्पीड है वो उसे एक कंटिन्यूअस ऑर्बिट में बनाए रखती है। इसी वजह से वो कभी पृथ्वी से नहीं टकराता। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे अहम पॉइंट यह है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर वो चीज जिसमें थोड़ा सा भी द्रव्यमान या मास है, वो दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। विशालकाय ग्रहों और तारों से लेकर उस छोटे से स्मार्टफोन या स्क्रीन तक जिस पर अभी ये एक्सप्लेनर चल रहा है, ये नियम यूनिवर्स में हर जगह लागू होता है। लिटरली हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। आइए देखते हैं कि ये पृथ्वी के उस नीचे खींचने वाले फोर्स के बारे में हमें और क्या-क्या नई बातें बताता है। एक बहुत ही आम सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, क्या एक भारी पत्थर कागज की एक हल्की सी शीट के मुकाबले जमीन पर ज्यादा तेजी से गिरता है? हमारा इंस्टिंक्ट तुरंत कहेगा हाँ बिल्कुल, भारी पत्थर तेजी ही गिरेगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि फ्री फॉल के मामले में फिजिक्स असल में क्या कहता है। असलियत यह है, और यह सच में बहुत अमेजिंग है, कि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को बिल्कुल समान रूप से नीचे खींचता है, चाहे उनका मास कुछ भी हो। हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो बस हवा के प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस का खेल है। कागज इसलिए धीमे गिरता है क्योंकि उसकी चौड़ी सतह पर हवा नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगाती है। अगर इस हवा को पूरी तरह से हटा दिया जाए, यानी अगर हम वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट करें, तो पत्थर और कागज बिल्कुल एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। हवा हमें बस चकमा दे रही होती है। ऐसा कहा जाता है कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग भारी और हल्की चीजों को एक साथ गिराकर इसे साबित किया था। ये उस समय का एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर एक्सपेरिमेंट था, जिसने ये साफ कर दिया कि गिरती हुई किसी भी चीज की स्पीड उसके भारी या हल्के होने पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। जब कोई भी चीज पृथ्वी की ओर फ्री फॉल में गिरती है, तो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी स्पीड में ठीक 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इजाफा होता है। बस यही वो नंबर है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला मानक त्वरण कहते हैं, जिसे छोटे जी से दर्शाया जाता है। अब आते हैं द्रव्यमान और भार पर, यानी मास वर्सेस वेट। साइंस की दुनिया में ये शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मास यानी द्रव्यमान का मतलब है कि किसी वस्तु में कितना मैटर भरा हुआ है, और ये पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। वहीं दूसरी तरफ वेट यानी भार वो एक्चुअल फोर्स है जिससे गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु को नीचे खींचता है। तो अगर कल को अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने का मौका मिले, तो मास बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन वेट इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करेगा कि वो यात्रा किस ग्रह पर हो रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। हम साफ देख सकते हैं कि चंद्रमा का मास और उसका रेडियस दोनों ही पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटे हैं, और इसी वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर पड़ जाता है। मास और रेडियस के इसी भारी अंतर का सीधा सा नतीजा ये होता है कि चंद्रमा पर किसी भी चीज का भार पृथ्वी पर उसके भार का केवल 1/6 हिस्सा यानी 1/6 ही रह जाता है।
मतलब अगर पृथ्वी पर कोई 60 किलो का फोर्स महसूस कर रहा है तो चांद पर उसे अपना भार सिर्फ 10 किलो के फोर्स के बराबर लगेगा। है ना कमाल की बात। चलिए अब अपने अगले टॉपिक प्रणोद और दाब यानी थ्रस्ट और प्रेशर में गोता लगाते हैं। यहां हम समझेंगे कि जब कोई फोर्स किसी सतह पर लगता है तो असल में क्या होता है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि आर्मी का एक विशालकाय टैंक जिसका वजन हजारों टन होता है वो कीचड़ या कच्ची जमीन में धंस क्यों नहीं जाता? सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि इतनी भारी भरकम चीज जमीन में नहीं धंस रही, लेकिन इसका सारा सीक्रेट इस बात में है कि उस भारी वजन को जमीन पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ढीली रेत पर आसानी से चलने वाले ऊंट के चौड़े पैर हों या आर्मी टैंक की वो चौड़ी चेन्स या फिर भारी ट्रकों के वो एक्स्ट्रा वाइड टायर, ये सभी चौड़ी सतहें फोर्स को एक बहुत बड़े एरिया में फैला देती हैं ताकि वो जमीन में ना धंसें। और इसके ठीक उल्टे काम करते हैं हमारे चाकू या सुई जैसे औजार। उन्हें जानबूझकर बहुत पतला और तेज बनाया जाता है ताकि सारा का सारा फोर्स एक बहुत ही छोटी सी जगह पर फोकस हो जाए और चीजें आसानी से कट जाएं। इस बात को ऐसे समझते हैं, जब रेत पर सीधे खड़े होते हैं तो शरीर का पूरा वजन सिर्फ पैरों की उस छोटी सी जगह पर आ जाता है। इससे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और पैर रेत में धंसने लगते हैं। लेकिन अगर उसी रेत पर लेट जाएं तो वही वजन पूरे शरीर के बड़े एरिया पर फैल जाता है। प्रेशर एकदम कम हो जाता है और शरीर रेत के ऊपर ही टिका रहता है। तो सीधा सा फॉर्मूला यह है कि प्रेशर असल में फोर्स को एरिया से डिवाइड करने पर मिलता है। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, उत्प्लावकता या बायंसी। चलिए देखते हैं कि लिक्विड्स यानी तरल पदार्थ किस तरह का फोर्स लगाते हैं। ये एक और बहुत ही शानदार सवाल है। एक इतना विशाल और भारी स्टील का जहाज समुद्र में शान से तैरता रहता है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डालते ही सीधे डूब जाती है। ऐसा क्यों? ये हमें पानी के उस फोर्स के बारे में बताता है जो चीजों को ऊपर की तरफ धकेलता है। अगर कभी किसी खाली प्लास्टिक की बोतल को पानी के अंदर जबरदस्ती डुबाने की कोशिश की होगी तो ये ऊपर की ओर लगने वाला धक्का जरूर महसूस किया होगा। यहाँ सारा खेल घनत्व यानी डेंसिटी का है। कोई भी चीज पानी में तभी तैरती है जब उसकी डेंसिटी पानी से कम हो। ऐसे में पानी का जो ऊपर की ओर धक्का है वो उस चीज के वजन को आसानी से संभाल लेता है, जैसे कि एक कॉर्क के मामले में होता है। लेकिन लोहे की कील की डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा होती है, तो उसका भारीपन पानी के उस ऊपर वाले धक्के को हरा देता है और वो डूब जाती है। इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी चीज को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना उस चीज ने पानी को अपनी जगह से हटाया है। तो सीधी सी बात है, जो चीज जितना ज्यादा पानी अपनी जगह से हटाएगी उसे उतना ही जोरदार ऊपर की ओर धक्का मिलेगा। और हमारे वो बड़े बड़े अंदर से खोखले स्टील के जहाज बिल्कुल यही करते हैं। वो इतना सारा पानी हटा देते हैं कि वो आसानी से तैरते रहते हैं। और इस सिद्धांत के पीछे की कहानी तो और भी मजेदार है। कहते हैं कि आर्किमिडीज ने पानी हटाने वाले इस नियम की खोज तब की जब वो नहाने के लिए पानी से भरे एक बाथटब में उतरे। जैसे ही वो अंदर गए, पानी बाहर छलकने लगा। ये देखकर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए, जिसका मतलब है मैंने पा लिया, बिना कपड़ों के ही सीधा सड़कों पर दौड़ पड़े थे। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर सोचते हैं। अगर एक तराजू पर ठीक 100 किलो रुई और 100 किलो ठोस लोहा तौला जाए तो हवा के उस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स यानी उत्प्लावन बल को ध्यान में रखने के बाद असल में भारी कौन सा होगा? जरा सोचिए, रुई का ढेर हवा में कितनी बड़ी जगह घेरता है और कितनी हवा को हटाता है। शायद इसे गहराई से सोचने पर पता चले कि वो तराजू असल में झूठ बोल रहा है। इस दिलचस्प सवाल के साथ ही ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।